हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 का आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे कि लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको। तो लेक्चर नंबर 5 ने हमने स्टार्ट की थी प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी, तो एक बार मैं इसको रिवीजन करा देता हूं। तो प्लांक ने सजेस्ट किया था कि जो ईएमआर होता है उस ईएमआर के पास एक पार्टिकल नेचर होता है। फिर इस थ्योरी में बताया गया कि हमारे पास जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनर्जी का जो इमिशन करेंगे या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इन अ डिस्क्रीट मैनर। एंड व्हाट इज अ डिस्क्रीट मैनर? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये आपने पढ़ा था अपना पूरा प्लांक क्वांटम थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब इस थ्योरी के अंदर आपने ये भी पढ़ा था कि कोई किसी पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी के पैकेट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटम और क्वांटा, और किसी पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशन के अंदर जितने भी क्वांटम होंगे वो सब कैसे होंगे, हमारे आइडेंटिकल होंगे। और हमने ये भी पढ़ा था जो एनर्जी ऑफ क्वांटम होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज न्यू? न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ई हमारे पास है एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, ओके। और अगर हम बात करते हैं एच की, एच है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। तो ये हमने डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने बोला था अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट के केस में हम क्वांटम को फोटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइट के केस में हम क्वांटम को फोटोन भी बोल सकते हैं। और साथ में हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा, एच सी वाई लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ ए ईएमआर। वेवलेंथ क्या है? रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रहा है ना, उस रेडिएशन की क्या है, वेवलेंथ है, ओके। अब आपको पता है कि जो मैक्सवेल थ्योरी थी वहां पे हम ये डिस्कस कर चुके थे, जो हमारा ईएमआर होता है इज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, दैट इज 3 into 10 की पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। सो इस फॉर्मूले में जो हमारे पास c है, c की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 की पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या था, प्लांक क्वांटम थ्योरी हमने पूरी डिस्कस की थी, ओके। तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी आपकी आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ। अब इसमें एक और चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवाया था, अगर हमें फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है, दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन नैनोमीटर। तो इस फॉर्मूले को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यूज होता है। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। और एक छोटा सा पॉइंट और बताया था, अगर मैं किसी एक बॉडी की बात करता हूं, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है, तो इस बॉडी से टोटल एनर्जी इमिशन, टोटल एनर्जी इमिशन और टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एक बॉडी से टोटल एनर्जी का इमिशन और टोटल एनर्जी का जो एब्जॉर्ब होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई टोटल से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन? ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये आपको फॉर्मूले कुछ हमने बताए थे, दैट इज द प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो आते हैं हम अपना जल्दी से, आज एक टॉपिक है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, आई थिंक आज के इस लेक्चर में पूरा मैं कंप्लीट भी ना कर पाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आज मैं कवर करूं। तो था क्या बेटा, आपको याद होगा मैंने एक नोट करके लिखवाया था जब मैंने आपको मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था। मैंने कहा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें ईएमआर को इन्वॉल्व किया गया था। वो 3 एक्सपेरिमेंट मैंने बताए थे, कौन कौन से? एक था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा था हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो मैंने आपको बोला था जब हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट किए थे ईएमआर का इन्वॉल्वमेंट करा के, तो ईएमआर का वेव नेचर इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ईएमआर का जो वेव नेचर है वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब तब हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसको हमने बोला प्लांक क्वांटम थ्योरी, जिसने आपको ये बताया कि ईएमआर के पास एक पार्टिकल नेचर होता है।
ईएमआर के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब हम उसी इफेक्ट में जो 3 एक्सपेरिमेंट थे जिसमें मैंने आपको पहला बोला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम क्या करते थे, वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड वेवलेंथ। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा होता क्या है इसको समझो। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक गिलास का चैम्बर लिया, दिस इज गिलास चैम्बर, आप चाहो तो इसे गिलास की ट्यूब भी बोल सकते हो, और इस गिलास के चैम्बर के अंदर हमने 2 प्लेट्स को क्या करा है, सील करा है। तो दिस इज द प्लेट नंबर 1, इसको आप बोल सकते हो प्लेट 1। प्लेट 1 को हम अपनी टारगेट प्लेट भी बोल सकते हैं। टारगेट प्लेट क्यों बोलेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज अ प्लेट 2, दिस इज अ प्लेट 2। प्लेट 2 को हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। प्लेट 2 होती है हमारे पास कलेक्टर प्लेट। अब था क्या बेटा, इसको समझो, एक हमने गिलास की ट्यूब ली, उस गिलास की ट्यूब के अंदर 2 प्लेट को हमने क्या करा, सील करा। उन 2 प्लेट के को एक टर्मिनल के साथ हमने क्या करा, बैटरी के साथ अटैच करा है। किसके साथ अटैच करा बेटा, हमने बैटरी के साथ। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए जो भी प्लेट हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उसके ऊपर एक नेगेटिव पोलैरिटी होगी, और जो प्लेट हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उसके ऊपर क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। आप चाहो तो टारगेट प्लेट को आप इलेक्ट्रोड और कलेक्टर प्लेट को आप इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आप मेटल का वायर ले सकते हो, आप मेटल का रॉड ले सकते हो, मेटल की प्लेट ले सकते हो, मेटल की शीट ले सकते हो। तो आप चाहो जो हमने प्लेट 1 और प्लेट 2 ली है, इन प्लेट 1 और प्लेट 2 को आप इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। तो जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करा है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना कैथोड। इसका मतलब प्लेट 1 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम हो जाएगा कैथोड भी हो जाएगा। और जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं उसको हम बोलते हैं अपना एनोड। तो प्लेट 2 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, एनोड भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो हमने यहाँ बीच में क्या लगा रखा है, एक अमीटर लगा रखा है। ये क्या है हमारे पास, अमीटर। तो अमीटर हमें क्या देगा, जब भी इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होगा, इस कंप्लीट सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होगा तो क्या आएगा, अमीटर पे करंट का इंडिकेशन मिल जाएगा, करंट की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर मैं सर्किट की बात करता हूं तो इस सर्किट में क्या है, 2 प्लेट्स हैं और 2 प्लेट्स को हमने एक्सटर्नली क्या करा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, बीच में एक बैटरी भी लगा दिया और एक अमीटर भी लगा दिया। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं, स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पूरा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक गैप आ रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक गैप मिल रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग में हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इन स्टार्टिंग सर्किट इज नॉट कंप्लीट। हमारा जो सर्किट है, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, सो नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट। तो करंट का फ्लो नहीं होगा जब तक सर्किट पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हमारा करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके, आप चाहो तो सर्किट की पूरी फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। सर्किट CIRCUIT। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, यहां समझने की जरूरत है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक लाइट सोर्स है, ये हमारे पास क्या है, एक लाइट सोर्स। और हो क्या रहा है, लाइट सोर्स से लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। लाइट सोर्स से ये मैं क्या करा रहा हूं बेटा, लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूं। ठीक है, और लाइट इंसिडेंट कहां हो रही है, टारगेट प्लेट पे। तो आप यहां लिख सकते हो, दिस इज अ इंसिडेंट ऑफ लाइट। तो हो क्या रहा है बेटा, लाइट सोर्स से हम लाइट को इस टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं। जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो टारगेट प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ये क्या है हमारे पास, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनो, हमने क्या करा है, लाइट सोर्स से लाइट को इंसिडेंट कराया है अपना टारगेट प्लेट के ऊपर। जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेगी वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन।
और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे, और मूव कहाँ करेंगे, टूवर्ड्स दी कलेक्टर प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन मूव, आप यहां लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा बेटा वो कलेक्टर प्लेट की तरफ मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कलेक्टर प्लेट की तरफ है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। सर्किट के अंदर बेटा क्या होगा, सर्किट के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाता है वैसे ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है। और करंट फ्लो स्टार्ट कैसे होगी, हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि अमीटर पे हमें क्या मिल जाएगा, रीडिंग मिल जाएगी। अमीटर पे जो पहले करंट की वैल्यू 0 थी, अब अमीटर पे हमें करंट की क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी। अब करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को मैंने रिप्रेजेंट किससे करा है बेटा, यहाँ पे आई के साथ। तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। आपको पता है द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो हमारी करंट राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो नोट करके, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, the direction of current flow is always opposite to electron movement direction। तो होता क्या है, जो हमारे पास करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और जो ये मेरी करंट होती है, इस करंट को ही हम बोलते हैं फोटो करंट। ये करंट ही हमारी क्या कहलाती है, फोटो करंट। बेटा इसको हमने फोटो करंट क्यों बोला, हमने इसको फोटो करंट इसलिए बोला क्योंकि दिस करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये करंट हमारी फ्लो क्यों हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन को हमने फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि ये इफेक्ट हमारा कौन सा इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा जो ये इफेक्ट है, इस इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, जो लाइट है वो लाइट इंसिडेंट होती है। अब यहाँ देखो, इस इफेक्ट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब मैंने प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बोला था अगर हम लाइट एज ए ईएमआर कंसीडर करेंगे तो लाइट के अंदर जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। जो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है टारगेट प्लेट के ऊपर, इस लाइट के अंदर बेसिकली क्या है, छोटे स्मॉल एनर्जी के पैकेट है। क्या है, इस जो लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है टारगेट प्लेट के ऊपर, इसके अंदर बेसिकली है क्या, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन। इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब फोटोन हमारा टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होता है तब टारगेट प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूं इस इफेक्ट का नाम जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे बेटा, when light incident on target plate from light source तो लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। सपोज करो ये मेरे पास है लाइट सोर्स L.S और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टारगेट प्लेट। ये हमारे पास क्या है, टारगेट प्लेट। तो हो क्या रहा है, लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है कहां पे, टारगेट प्लेट के ऊपर। ठीक है, और लाइट क्या है, लाइट हमारी ईएमआर है। और लाइट अगर ईएमआर है तो प्लांक क्वांटम थ्योरी में हमें पता है ईएमआर के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। इसका मतलब ईएमआर में क्या होता है, ईएमआर के अंदर स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। तो लाइट के अंदर भी बेटा क्या क्या मिलेंगे हमें, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोन। क्योंकि लाइट में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में
कि लाइट एज ए ईएमआर, दिस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज अ फोटोन। जब फोटोन हमारा इंसिडेंट होता है टारगेट प्लेट पे तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन। तो ये हो क्या रहा है, इसको देखो जरा एक बार। इलेक्ट्रॉन देखो, टारगेट प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, बाहर निकल के आ गए, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्योंकि बेटा फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फोटोन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा रहे हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जब हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते हमारी कौन सी प्लेट पे पहुंच जाते हैं, कलेक्टर प्लेट पे। कौन सी प्लेट पे पहुंच गए, कलेक्टर प्लेट पे, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कि सर्किट अब हमारा कैसा हो गया है, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो बेटा क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो स्टार्ट। अब जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, करंट का फ्लो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं बेटा, फोटो करंट। और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो पूरा फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन मेटल के सरफेस पे गिरते हैं, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो करंट फ्लो होती है उसको हम फोटो करंट कहते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें स्टडी करनी है व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक एक्सपेरिमेंट है, जब आप इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने कुछ ऑब्जर्वेशन करी। वो ऑब्जर्वेशन क्या है उसको मैं लिख रहा हूं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये था, देयर इज नो लैग बिटवीन striking of incident light, striking of incident light on target plate, on target plate, and emission of photocurrent and emission of photoelectron, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको समझो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बेटा ये कहता है कि अगर ये आपके पास एक फोटो, ये आपके पास क्या है, लाइट सोर्स, ये हमारे पास है लाइट सोर्स। जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट करेगी टारगेट प्लेट पे, जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट क्या कर रही है, टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तुरंत हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तुरंत क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 ये है कि देयर इज नो लैग, कोई भी लैग नहीं है। जैसे कि आप लैगिंग होती है ना, लैग समझते हो, लैग क्या होता है, मतलब देयर इज नो टाइम गैप। लैगिंग का मतलब हो गया नो टाइम गैप। यहाँ देखो ये टारगेट प्लेट है, इस टारगेट प्लेट के ऊपर हमारा लाइट ने इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, लाइट ने इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कोई भी गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइट ने इंसिडेंट किया प्लेट के ऊपर, टारगेट प्लेट के ऊपर, अब 2 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, देयर इज नो लैग। नो लैग, यहाँ लैग का मतलब लिख सकते हो नो टाइम गैप, नो टाइम गैप। देयर इज नो लैग का मतलब हो गया नो टाइम गैप, कि कोई भी टाइम गैप नहीं है। जैसे ही हमारी इंसिडेंट लाइट टारगेट प्लेट के ऊपर हिट करेगी, यहाँ पे हमारे पास ये आ गई हमारे पास टारगेट प्लेट। जैसे ही इंसिडेंट लाइट बेटा कहां से आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है लाइट सोर्स से। तो जैसे ही हमारी इंसिडेंट लाइट टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2 ये है, as intensity of
incident light increase, incident light increase, the magnitude of photocurrent इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीज। तो यहाँ पे आप बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट लिखेंगे इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लिखेंगे, और मैं इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। इस पॉइंट का मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा कि ये पॉइंट कैसे सही है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप सिर्फ इसको याद रख लो, जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जो हमारी टारगेट प्लेट है, उस टारगेट प्लेट के ऊपर जो लाइट गिर रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, वैसे ही क्या होगा, जो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैंने क्या बोला है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद करेंगे। मैं आज के ही क्लास में, आज नहीं तो कल की या फिर नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ दे दूंगा। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक पेन टैब हैंग हो गया है, इसको थोड़ा सही करते हैं। हाँ चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर ईच मेटल मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is required for photoelectric effect। अब बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इस तरीके से यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास टारगेट प्लेट है, इसको हम लिख देते हैं अपनी टारगेट प्लेट। ठीक है, अब इस टारगेट प्लेट से क्या होगा बेटा, जब इस लाइट सोर्स, यहां मैं बना देता हूं अपना लाइट, ये हो गया मेरे पास सोर्स। जब लाइट सोर्स से बेटा क्या हो रहा है, लाइट का इंसिडेंट हो रहा है। तो लाइट का इंसिडेंट हो रहा है, लाइट क्या है बेटा, ईएमआर। लाइट क्या होती है, ईएमआर होगी, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, खुद की एक फ्रीक्वेंसी होगी। ईएमआर के पास बेटा वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसका मतलब अगर हम ईएमआर के वेव नेचर को कंसीडर करेंगे, तो इस ईएमआर के वेव नेचर के अंदर क्या होगा बेटा, इस वेव नेचर के अंदर इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी। मैं क्लियर करके लिखता हूं, आई थिंक क्लियर दिख नहीं रहा होगा। तो ये कह रहा है, जब कोई भी मेटल, वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। अगर मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। तो इस पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या समझाया है, इस पॉइंट नंबर 3 में हम आपको समझा रहे हैं कि हर एक मेटल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जो लाइट स्ट्राइक कर रही है हमारी मेटल सरफेस पे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, तो वो कभी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन से मेटल का इमिशन नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, फॉर ईच मेटल मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 भी हमारे पास कैसा है, इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे, आज अगर टाइम मिला तो आज कराएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, एज frequency of incident light, as the frequency of incident light increase,
जैसे ही आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, एज रिजल्ट उसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? एज रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन get increase in glass chamber, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के लेक्चर में ही मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आज के लेक्चर में मैं आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ दे दूंगा कि जैसे ही आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, वैसे ही जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज हो जाएगी ग्लास चैम्बर के अंदर। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन हमने करनी थी। ये 4 ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये था, देयर इज नो लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग विद द टारगेट प्लेट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 2 ये था कि अगर आप जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 ये था कि जब भी मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 4 ये है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, जैसे ही आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे बेटा? इंक्रीज कर दोगे, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ग्लास चैम्बर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास थे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आइए, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, अब हमें क्या करना है? इनका एक्सप्लेनेशन समझना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट हमारे पास होगा, हमने देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में पॉइंट नंबर 3 क्या था? फॉर ईच मैटर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन यह है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा क्या होता है, पहले ये बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? एज इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक विद टारगेट प्लेट, जैसे ही इंसिडेंट लाइट क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी टारगेट प्लेट के साथ, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एज ए रिजल्ट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया आपको? ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं तो यहां देखिए, ये मेरे पास क्या है? एक टारगेट प्लेट मैंने बना दी। ये हमारे पास क्या है? टारगेट प्लेट। ठीक है, अब इस टारगेट प्लेट का अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूंगा, ये क्या है? दिस इज द सरफेस ऑफ टारगेट प्लेट। तो सरफेस ऑफ टारगेट प्लेट को मैंने हाईलाइट कर दिया। दिस इज द सरफेस ऑफ टारगेट प्लेट। आप चाहो तो टारगेट प्लेट को एज ए 3D में देखना चाहो तो 3D में भी देख सकते हो। ये मैंने बना दिया। अब होगा क्या? टारगेट प्लेट के सरफेस पे बेटा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। टारगेट प्लेट के सरफेस पे क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एटम का न्यूक्लियस अपने साथ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो आप यहाँ पे समझ में आ रही है चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्या? इलेक्ट्रॉन ऑन द मैटर सरफेस इज ऑलवेज अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप समझो, जो भी इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? मेटल की सरफेस पे। सो इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस ऑलवेज attract by nucleus of atom। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के सरफेस पे, हमेशा एटम का न्यूक्लियस क्या करेगा? उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर इन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है तो इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट। होता क्या है बेटा? आप समझो, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई मैटर की सरफेस पे,
तो आपको पता है लाइट क्या है, ईएमआर। अगर लाइट ईएमआर है तो इसके अंदर क्या होंगे बेटा, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट, और इन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। तो बेसिकली इस हर एक फोटोन के पास जो एनर्जी है वो आप पढ़ चुके हो, कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। अब होगा क्या, जैसे ही लाइट एनर्जी मैटर की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो फोटोन से एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस उस पर जितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था उस अट्रैक्शन फोर्स को वो ओवरकम करेगा और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ जाएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, फिर से सुनो। हो क्या रहा है, मैटर के सरफेस, सपोज कीजिए ये मेरे पास मेटल है, ये इसका सरफेस है, तो मैटर के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो इंसिडेंट लाइट के अंदर क्या, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट जिसको हम बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन इसके ऊपर आया, फोटोन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन है मैटर के सरफेस पे, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली वो क्या करेगा, न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था इसके ऊपर, उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से वो फ्री हो जाएगा और मैटर सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आपको क्या लिखना है, आपको पॉइंट ये लिखना है, इंस्टेंटेनियसली energy is transferred from photon to electron present on metal surface and simultaneously electron come out from the metal surface and simultaneously electron emission, या ऐसे लिख लो, and simultaneously electron emission take place। समझ में आई बात। तो बेटा जो पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ाया था ऑब्जर्वेशन में, पॉइंट नंबर 1 क्या था, पॉइंट नंबर 1 ये था, देयर इज नो लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन टारगेट प्लेट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसका रीजन क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन ये थी कि जैसे ही इंसिडेंट लाइट ने मैटर सरफेस पे स्ट्राइक किया तो इंसिडेंट लाइट के अंदर जो एनर्जी के पैकेट थे जिसको हम बोलते हैं फोटोन ने अपनी एनर्जी तुरंत इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन ने तुरंत वो एनर्जी लेके बाहर आ गया। इसका मतलब देयर इज नो लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द टारगेट प्लेट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया एक्सप्लेनेशन। अब लिखिए एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 2, a beam of light a beam of light is considered as a beam of light is considered as a stream of energy having a small packet of energy in the form of फोटोन। तो ये देखिए दूसरा एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश कीजिए कि जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एक स्ट्रीम ऑफ एनर्जी कंसीडर करते हैं। स्ट्रीम ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है, स्मॉल पैकेट है, उस स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन। समझ में आया, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। अब हम आगे इसमें मूव करते हैं, अब मूव करने के बाद हम इसमें लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको,
पहले डायग्राम से समझाता हूं मैं। सपोज करो बेटा ये मेरे पास एक टारगेट प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, टारगेट प्लेट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, टारगेट प्लेट के ऊपर ये आ गई हमारी इंसिडेंट लाइट। और ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट कहां से आ रही है, ये एक लाइट सोर्स से आ रही है। तो लाइट सोर्स से हमारे पास क्या आ गया, लाइट सोर्स से हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट आई। अब इंसिडेंट लाइट के अंदर क्या होंगे बेटा, फोटोन होंगे, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। अब सपोज करो मेटल की सरफेस पे ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, ये मेरे पास क्या है, हमने ये इलेक्ट्रॉन दिखाया है, कहां पर है, ये मेटल की सरफेस पे। अब क्या होगा, जैसे ही फोटोन या फिर इंसिडेंट लाइट इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देगी बेटा, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दे देगी इस इलेक्ट्रॉन को। तो आप यहां लिख सकते हो द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, या फिर एनर्जी यूटिलाइज बाय एनर्जी ऑफ फोटोन यूटिलाइज्ड। जो एनर्जी है फोटोन की वो किस किस चीज में यूटिलाइज हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी ऑफ फोटोन यूटिलाइज। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है। इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी को रिसीव करा, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी बेटा, एच न्यू। इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, एक एनर्जी रिसीव करी है, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच न्यू। होगा क्या, मेरा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, मेटल के सरफेस से वापस आ जाएगा। तो जो भी एनर्जी है फोटोन की वो कहां किस किस काम में यूटिलाइज हो रही है, पहला काम तो ये है, इलेक्ट्रॉन टेक सम पार्ट of photon energy, some part of photon energy to overcome the attraction of nucleus, and come out from metal surface, मेटल सरफेस। समझ में आई बात, मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको ये बताया आपके पास जो फोटोन की एनर्जी थी, उस फोटोन की एनर्जी का क्या क्या काम हो रहा है, उस फोटोन की एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और यूज करने के साथ क्या करेगा, जो भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का, फोटोन की एनर्जी का यूज करके अपने ऊपर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, और मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, अब सपोज करो यहां पे मैं आपको कुछ डेटा देख के समझाता हूं तो समझ में आएगा। हमारे पास जो फोटोन था, उस फोटोन के पास जो एनर्जी थी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिली बेटा, 10 की। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इस 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूज करा और मेटल सरफेस से बाहर आ गया। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची है, 10-5। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची है एनर्जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची है। अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इस एनर्जी की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, द एनर्जी यूटिलाइज्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन यूटिलाइज। फोटोन की एनर्जी है वो दो काम में यूटिलाइज होती है। पहला काम तो ये होता है कि फोटोन की एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है, और दूसरा काम क्या होता है, अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो उस केस में जो भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। यहां मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है मैक्सिमम। समझ में आई कहानी, अभी मैं समझाता हूं, एक बार रुको, न्यू स्लाइड में यूज करता हूं, यहां पे समझ में आएगा। सपोज करो बेटा मैंने लिखा EPH, तो EPH क्या बता रहा है,
एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है हमारे पास? एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उस इंसिडेंट लाइट के पास जो फोटोन है उस फोटोन की क्या एनर्जी है। तो हमने बोला जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये दो काम में यूटिलाइज होगी। कौन कौन से दो काम होंगे? पहले इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज करेगा, और कुछ पार्ट का मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगी मैटर सरफेस से बाहर आने के लिए उतनी एनर्जी यूज करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो फोटोन की एनर्जी है वो दो काम में यूज होगी। पहला काम क्या है? इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज दिस एनर्जी टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। और दूसरा काम क्या होगा? अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस कम है तो बाकी जो एनर्जी बचेगी उसका काम क्या होगा? वो फोटोन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? अच्छा, यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना फाई के साथ। तो वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा? वर्क फंक्शन होता है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम डिनोट करेंगे फाई से। और यहाँ पे आपको एक नोट करके लिखना होगा फॉर एवरी मेटल फाई इज कांस्टेंट। हर एक मेटल के लिए फाई क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब मेटल जैसे जैसा मेटल चेंज, हर एक मेटल के लिए फाई की वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब सपोज कीजिए आपके पास मेटल है एल्यूमिनियम, ठीक है, आपने मेटल ले ली, कौन सी? एल्यूमिनियम ले ली। तो एल्यूमिनियम के लिए एक फाई की वैल्यू होगी। हमारे पास मेटल कौन सी आ गई? कॉपर आ गई। तो कॉपर के लिए एक फाई की वैल्यू होगी। अगर हम सपोज करिए एल्यूमिनियम के लिए फाई की वैल्यू कितनी है? फाई 1। कॉपर के लिए फाई की वैल्यू कितनी है? फाई 2। अब एल्यूमिनियम के लिए जो वर्क फंक्शन है वो वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। एल्यूमिनियम के लिए हमारा जो वर्क फंक्शन है ये वर्क फंक्शन कैसा हो गया? वर्क फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करेंगे, द वर्क फंक्शन जो है कॉपर का, किसकी बात हो रही है? वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर। तो वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर भी हमारे लिए कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो मैंने लिखवाया है फॉर एवरी मेटल, हर एक मेटल के लिए फाई क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब जैसे जैसे मेटल चेंज करोगे वैसे वैसे फाई चेंज होगा, पर एक मेटल के लिए फाई की एक ही वैल्यू होगी। तो अगर मैं आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? जो मेरे पास फोटोन की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू, ये दो काम में यूज हो रही है। पहला काम क्या है? एनर्जी यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसको मैं बोलता हूं वर्क फंक्शन। और दूसरा किस काम में यूज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं बेटा। अब ये हमारे पास क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच न्यू, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं एस सी वाई लैम्डा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर दें, हम क्या करें? इस वैल्यू को पुट करें, तो पुट करने पे कितना आ जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अगर आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था जिसका मैंने बोला था, मैं आपको अभी मैथ बता दूंगा। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। अब ये यहाँ पे देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं इसको। कैसे प्रूफ कर रहा हूं? देखो, अगर जैसे ही आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? आपने क्या बढ़ा दिया? न्यू बढ़ा दिया। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। हमको पता है व्हाट इज एच। एच होता है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। और फाई क्या है हमारे पास? वर्क फंक्शन। फाई हमारे पास क्या है? वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
हमारा h भी एक कांस्टेंट है और फाई भी एक क्या है हमारा कांस्टेंट। इसका मतलब जैसे हम न्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया जो मैंने पॉइंट बताया था ऑब्जर्वेशन में। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द गैस चैम्बर इंक्रीज। तो यहां से देखिए ये प्रूफ हो रहा है हमारा, जैसे जैसे आप न्यू की वैल्यू को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर है आपको। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ चीजें समझनी है। क्या समझनी है, देखो हमने क्या बोला, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा और हमने बोला हमारी जो फोटोन की एनर्जी है वो दो काम में यूटिलाइज हो रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज करके मेटल सरफेस से बाहर आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान दो, क्या ध्यान दो, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 5, एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 5, मतलब जो फोटोन की बेटा एनर्जी है वो कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल, और जो 5 है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब आप इसको डायग्राम से समझो। डायग्राम ये कहता है कि जो मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को फोटोन जो एनर्जी दे रहा है वो दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी देनी यूज करनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आना है तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी कितनी मिल रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन। तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट P डॉट ई, यहां मैं लिख देता हूं P डॉट ई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस केस में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है जैसे ही इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पे गिरे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो फोटो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए। पर बेटा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए सपोज करो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जिसको हम बोलते हैं 5, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल कितनी रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आने वाला, और इलेक्ट्रॉन अगर मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो दिस इज द केस 1, इसको आप ऐसे लिखो, दिस इज द केस 1। अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। तो केस 2 क्या है, अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहां समझो, इसको मैं न्यूमेरिकली समझाता हूं। ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन से एनर्जी रिसीव कर रहा है दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 5 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो उस केस में बेटा क्या होगा, उस केस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, और फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन अब मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखेगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब के मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के मैक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 0। के मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब मैं बनाता हूं केस 3। तो केस 3 अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 5 तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी हमें ऑब्जर्व होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है के मैक्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और ये वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एक बहुत लंबा स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा, ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा भी कि नहीं होगा, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या है, मैटर का जो वर्क फंक्शन है वो आप चेक करो, और मैटर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को फोटोन से कितनी एनर्जी मिलेगी वो आप चेक करो। अब आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, हमें कुछ फॉर्मूले जो हम पढ़ चुके हैं वही मैं बता रहा हूं। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है बेटा तो आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला एच न्यू, और या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे सी वाई लैम्डा। अगर मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है किसमें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है इन ऑल द क्वेश्चन में लिखवा देता हूं। मैं यहाँ पे एक नोट करके लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, कहीं बच्चे परेशान हो जाए, नोट करके लिख लो। इन ईच क्वेश्चन, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेटा कोई भी क्वेश्चन आता है, इन ईच क्वेश्चन वैल्यू ऑफ फाई, जो फाई की वैल्यू है इज गिवन टू यू, इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, टू यू इन द क्वेश्चन। फाई की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही रहेगी। आपका टारगेट क्या है, आपसे वो क्या पूछ सकता है, सपोज करो क्या क्या पूछ सकता है बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है समझने की एक बार कोशिश करो। कैसे, देखो पहली चीज आपको फाई की वैल्यू दे देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आपको वेलोसिटी दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी 1/2 mv²। वेलोसिटी उसने आपको क्वेश्चन में दे दी। मास आपको इलेक्ट्रॉन का गिवन नहीं होगा क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद हो 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg। ठीक है, तो फाई की वैल्यू दे दी, के की वैल्यू के लिए उसने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, एच न्यू की वैल्यू, मतलब कुछ भी आपसे न्यू पूछ सकता है या फिर वो लैम्डा पूछ सकता है, या फिर वो क्या करेगा आपको एच न्यू की वैल्यू दे देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, तो फाई पूछ लेगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना, जो फाई होता है फाई को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और मेटल के लिए वर्क फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। किसी पर्टिकुलर टाइप के मैटर के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, और वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मैटर सरफेस, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थ्री शोर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसमें आप लिखिए थ्री शोर्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है, समझाता हूं मैं। तो फिर से हम क्या करेंगे बेटा, इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट required फिर से थोड़ा चेंज करो बेटा यहाँ पे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्री शोर्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्री शोर्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना न्यू नॉट से। थ्री शोर्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, न्यू नॉट से। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट चाहिए। इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या हो गया बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to phi, and what is energy of photon, energy of photon is equal to h nu naught। ओके, तो यहां से न्यू नॉट की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी फाई अपॉन एच, न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी फाई अपॉन एच। ठीक है, फाई क्या बेटा वर्क फंक्शन, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, यहां लिख भी सकते हो, फाई क्या है हमारे पास, फाई है हमारे पास वर्क फंक्शन, और h हमारे पास क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है,
अब आपको ध्यान क्या देना है बेटा, जब भी थ्री शॉर्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी है के ई मैक्स, उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। के ई मैक्स की वैल्यू बेटा कितनी होगी, जीरो। मतलब उतने ही इंटेंसिटी की या फिर उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप मैटर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराओ जिससे इलेक्ट्रॉन मैटर सरफेस से बाहर आ जाए। ठीक है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दी, अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दी, तो क्या होगा, मैटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, पूरा का पूरा हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे। थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, याद सिर्फ हमें रखना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नोन एज थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। अब हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्री शॉर्ट वेवलेंथ। तो थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं थ्री शॉर्ट वेवलेंथ। द वेवलेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा नॉट से। द वेवलेंथ corresponding to the wavelength corresponding to threshold frequency nu naught is called threshold wavelength। इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया, जहां भी बेटा थ्री शॉर्ट वर्ड आपको दिख जाए आप समझ जाओ काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, क्योंकि हमने के ई मैक्स की वैल्यू कितना ले ली बेटा, जीरो। के ई मैक्स की वैल्यू जीरो का मतलब हम पूरा का पूरा डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, हमारा पूरा डिस्कशन थ्री शॉर्ट पे बेस्ड है। पूरा डिस्कशन हमारा थ्री शोल्ड पे बेस्ड है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और न्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हो बेटा, एस सी वाई लैम्डा नॉट। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, एस सी वाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5 या फिर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एस सी वाई 5। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, थ्री शोल्ड वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया पूरी कहानी। तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको देखते हैं, फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए थ्योरी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, हमारे पास एक लाइट सोर्स था, उस लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही थी कहां पे, एक मेटल प्लेट पे, जिसको हमने बोला टारगेट प्लेट। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई वैसे ही टारगेट प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले, जिसको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गई, जिसको हमने बोला फोटो करंट। आई थिंक ये समझ में आ गया। तो ये मैंने पूरा आपको बताया। इसके बाद मैंने ऑब्जर्वेशन बताया, 4 ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। पहला है, देयर इज नो लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई भी लैग नहीं था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीज होगा। ये मैं आपको कल वाली क्लास में प्रूफ कर दूंगा। तीसरा था, हर एक मैटर के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है टू शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और चौथा पॉइंट ये था, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ग्लास ट्यूब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए। एक्सप्लेनेशन कैसे दिए, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगा अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज करके अब मैटर सरफेस के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करेगा और मैटर सरफेस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने एक्सप्लेनेशन ये दिया, जो हमारे पास लाइट है इसको आप कंसीडर कर सकते हो बीम ऑफ लाइट ऑफ ए कंटिन्यूअस इज ए स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फिर से सुन लो, a beam of light is considered as a stream of energy which is having a small packet of energy in the form of photon। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिस्कशन हमने अपना बढ़ाया। हमने बोला जो फोटोन होता है, फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज करता है दो तरीके से। पहले उस एनर्जी का यूज करके वो मैटर सरफेस से बाहर आता है,
और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाकी की बची हुई एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये हमने बताया। फिर हमने आपको ये बताया जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मैटर सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब एनर्जी यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मैटर सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैटर के लिए ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने कुछ केस डिस्कस किए। अगर फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। और ये पूरी की पूरी कहानी बेटा किस पे चल रही है, ये पूरी कहानी चल रही है थ्रेशोल्ड पे, क्योंकि अब आप थ्रेशोल्ड वर्ड पढ़ चुके हो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 0। और अगर फोटोन की एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो ऑब्जर्व होगा और साथ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो आपको यूज करने हैं। चलो, फिर हमने डिस्कस किया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमने निकाला। और फिर हमने पढ़ा अपना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब फटाफट अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब हमें क्या करने हैं, 5 क्वेश्चन है आज की स्लाइड में, मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो, जेई 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं एक बार, फिर समझो। द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो। तो आपको फाई की वैल्यू गिवन है कुछ मेटल्स के लिए। मैं ये है हमारे पास मेटल्स के नाम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये नाम पढ़ देता हूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये आ गया हमारे पास सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम और वेनेडियम, या डब्ल्यू होता है टंगस्टन। ठीक है, तो ये आपको मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है। और वर्क फंक्शन बेटा किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। ये चीज ध्यान रखना, वर्क फंक्शन किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मेटल विच शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल। तो अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, टू शो या फिर टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होना है तो एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। ये देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पे, देखो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0 तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है, और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 5 तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, शो हो रहा है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कब नहीं होता, जब एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने यूज करा है टू शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं अपनी एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या करता हूं बेटा, कैलकुलेट करता हूं। एनर्जी ऑफ फोटोन में कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको जो वर्क फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो आप एक काम करो, एनर्जी ऑफ फोटोन को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अगर यूनिट सेम होती है तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, लैम्डा गिवन है, और लैम्डा कितना गिवन है क्वेश्चन में, 300 नैनोमीटर। अब तो हमारा काम चल गया, हमें लैम्डा नैनोमीटर में चाहिए था, अब क्वेश्चन में हमें नैनोमीटर में लैम्डा मिल गया। तो यहां से जब आप बेटा कैलकुलेट करोगे, मैं यहां कैलकुलेट करा देता हूं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज, यह आ जाएगा आपके पास 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब करना है चेक करना है, कुछ नहीं करना है। अगर हम लिथियम की बात करते हैं बेटा, तो लिथियम के लिए देखो, लिथियम का यहाँ देखो, मैं यहाँ बताता हूँ, एक दो का बता देता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो लिथियम के लिए बेटा फाई की वैल्यू कितनी है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी ऑफ जो फोटोन है उसकी वैल्यू कितनी है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 5, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। समझ में आ गया। सोडियम के लिए भी बेटा शो होगा, पोटेशियम के लिए भी होगा, मैग्नीशियम के लिए भी होगा। अब देखो यहाँ कॉपर के लिए जो फाई की वैल्यू गिवन है दैट इज 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन आ रही है वो कितनी आ रही है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कॉपर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, सिल्वर भी नहीं करेगा, आयरन भी नहीं करेगा, प्लेटिनम भी नहीं करेगा और हमारा टंगस्टन भी नहीं। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन का हमें वर्क फंक्शन के साथ कंपैरिजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ लैम्डा 310 एंगस्ट्रॉम आर सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट हैविंग अ वर्क फंक्शन 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है आपको, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। के मैक्स ये आपको फॉर्मूला पता है। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन बेटा क्या होगा, अगर मैं फाई की बात करता हूं तो क्वेश्चन में फाई की वैल्यू कितनी गिवन है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं लैम्डा की बात करता हूं बेटा, लैम्डा मुझे गिवन है 310 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 31 नैनोमीटर। तो यहां से जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 31। तो ये आ जाएगा आई थिंक 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू जब पुट करोगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5 और एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास कितना आ गया 40 माइनस 5। 5 की वैल्यू बेटा कितनी है 12.8 और ये वैल्यू किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब सॉल्व करोगे 40 माइनस 12.8 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो जूल में वैल्यू हो जाएगी 27.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये डेटा आपके पास आ गया। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 27.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बेटा पूरा डेटा मैं किस में रख रहा हूँ SI यूनिट में रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझसे वेलोसिटी देखो हर एक क्वेश्चन ऑप्शन में आप देखोगे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किस में आ रही है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार की कलर चेंज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 27.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा जब आप ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू जो आएगी आपकी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं, ये वैल्यू आएगी, एक बार रुको मैं कैलकुलेटर से फटाफट देखो सॉल्व कर देता हूं इसको। .09। तो डायरेक्ट बेटा वेलोसिटी की वैल्यू मैं आपको आंसर बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इनको ऑप्शन में बात करूंगा तो इन ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। आप एक बार सॉल्व करके खुद से देखना। अब मुझे सिर्फ आप एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए तो हमें समझ में ही आ रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 एंड नो इमिशन विल टेक प्लेस। तो हमें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज ग्रेटर देन 5। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है बेटा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और फाई की वैल्यू कितनी है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब भी एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई होगा उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। तो आप इन तीनों चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए का आंसर तो देखते ही बता सकते थे कि ऑप्शन ए तो गलत है। बाकी के दो ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस 2019 जनवरी सेशन का। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट। आपसे पूछा गया, आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, आपसे वर्क फंक्शन पूछा गया। तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। एनर्जी ऑफ फोटोन बेटा आप देखो, आप वर्क फंक्शन की जो यूनिट है बेटा वो किसमें पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई है ना। किसमें पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं एक काम करता हूं, फाई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स कर सकता हूं। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करता हूं इलेक्ट्रॉन की तो वो कितनी आ जाएगी, 1/2 mv²। यहाँ आप वैल्यू पुट करो, 1/2 m कितना होता है 9.1 इनकी 10⁻⁻31। ये तो हो गया मास। ये क्या हो गया हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, 6 × 10⁵। तो आप 6 × 10⁵ का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 36 × 10⁻10। कितना आ जाएगा 10। तो जब ऐसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये आपके पास 2 से ही चला गया 18। तो 9.1 × 18 × 10⁻⁻21। और बेटा ये किस में आ गया, ये आ गया हमारा जूल में। तो अगर आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 जूल। तो मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन जूल में जो आंसर आई है काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो के मैक्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मुझे कन्वर्ट करनी है तो मुझे यहाँ पे, अच्छा जो 9.1 है इसको मैंने 9 ले लिया, ठीक है। 9 × 18 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻21 × 10⁻19, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट, बता देता हूं मैं, ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो आ रही है 9.1 × 18 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अब मुझे बेटा क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब लैम्डा की वैल्यू आप कितनी गिवन है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 400 नैनोमीटर। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा हमारे पास 1240 डिवाइडेड बाय 400। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस बॉक्स के अंदर हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फाई की, सो फाई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन 3.1 माइनस 1.02 तो सॉल्व करने पे बेटा ऑलमोस्ट ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
किस किस पॉइंट ऑफ व्यू के नीट के क्वेश्चन भी इस फॉर्मूला बेस्ड आ सकते हैं और आईआईटी जेई मेंस में तो इस बेस्ड क्वेश्चन आ ही सकते हैं, और ये क्वेश्चन अभी मैंने करा के आपको दिखाया भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन is observed from a surface for a frequency nu1 and nu2 of an incident radiation, और आपको given है nu1 is greater than nu2 if maximum kinetic energy of, ये off होगा, if maximum kinetic energy of photoelectron in these two cases are in a ratio of 2:1, the threshold frequency आपसे पूछिए nu naught। ठीक है, आपसे क्या पूछा है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। एक चीज ध्यान रखना, हो क्या रहा है क्वेश्चन को समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे पास एक मेटल की सरफेस है, ये मेरे पास क्या है बेटा, मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, देखो मेटल सरफेस के ऊपर पहले मैंने एक लाइट को इंसिडेंट कराया है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है nu1, और मैं क्या कर रहा हूं, मेटल सरफेस के ऊपर एक दूसरी लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है nu2। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब आप nu1 इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो मेटल सरफेस के ऊपर, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और जब आप nu2 इंटेंसिटी की लाइट को मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करा रहे हो, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ऑब्जर्व from a surface for a frequency nu1 and nu2 of incident radiation, मतलब nu1 और nu2 दोनों केस में क्या हो रहा है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो हो रहा है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मेटल सरफेस के लिए जो फाई होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब आप क्या कर रहे हो, आप केस 1 में जिसमें आप nu1 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे, और केस 2 में जिसमें आप nu2 इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे पर अपने मेटा सरफेस को चेंज नहीं कर रहे थे। अगर मेटा सरफेस चेंज नहीं हो रहा था तो मतलब फाई की वैल्यू बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, केस 1 में भी और केस 2 में भी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई अपॉन एच, या फिर आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू न्यू नॉट इनटू एच। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल गई, वो कितना हो गया, न्यू नॉट इनटू एच। अब तो सिंपल है बेटा, केस बना लो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। केस 1 की अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, यहाँ पे आप फाई एनर्जी ऑफ फोटोन 1 ले लो। एनर्जी ऑफ फोटोन 1 क्या होती है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इन 1 माइनस फाई। एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं क्या लिख सकता हूँ, h इंटू nu1 माइनस फाई। फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, h इंटू nu नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ अपनी केस 2 की, तो केस 2 में हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इन 2 इज इक्वल टू फाई प्लस ke2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ke2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इन 2 माइनस फाई, that is equal to h nu2 minus h nu naught. This is the equation number 2. अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि nu1 if the maximum kinetic energy of photoelectron in these two cases are in 2:1। बेटा देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2:1 है। अब आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केस 1 में है कि केस 2 में। मतलब इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ke1 डिवाइड बाय ke2 इज इक्वल टू 2:1 है, या फिर ke2 डिवाइडेड बाय ke1 इज इक्वल टू 2:1 है। ये अब इस क्वेश्चन का खेल है, और इस क्वेश्चन का ये खेल अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा आपको भी पता है, कितना मजेदार समझाता हूँ अपने मुंह मियां मिट्टू। चलो देखो, एक बार बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है nu1 इज ग्रेटर देन nu2। इसका मतलब बेटा nu1 इज ग्रेटर देन nu2, और हमें पता है जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द गैस चैम्बर क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द गैस चैम्बर इंक्रीज होगा। अगर nu1 इज ग्रेटर देन nu2 है
तो साफ साफ समझ में आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2 होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का रेशियो गिवन है। मतलब क्वेश्चन में आपको Ke1 डिवाइडेड बाय Ke2 गिवन है 2:1। जल्दबाजी में Ke2 डिवाइड बाय Ke1 मत कर देना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उस फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अब आप पे वैल्यू पुट कर दो। सो Ke1 डिवाइडेड बाय Ke2 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू H, बेटा कॉमन ले लिया मैंने, तो ν1 माइनस ν0 डिवाइडेड बाय H कॉमन लिया, ν2 माइनस ν0, H से H कैंसिल, सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करके मैं आई थिंक दिख रहा होगा आपको, 2ν2 माइनस 2ν0 इज इक्वल टू ν1 माइनस ν0। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा 2ν2 माइनस ν1 इज इक्वल टू ν0, ये आ जाएगा। फिर से देख लो, आई थिंक अगर आपको वहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं खोपचा बना देता हूँ। खोपचा समझ में आता है? कॉलेज टाइम में जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, कैफेटेरिया होते हैं। कॉलेज में क्या होते हैं, गार्डन होते हैं, ठीक है, गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, स्टेडियम होता है, कैफेटेरिया होता है, क्लासरूम होते हैं, ठीक है, और ओपन थिएटर होता है, ओटी होता है, बहुत चीजें होंगी। जब आप जाओगे अपने अच्छे अच्छे कॉलेज में, आईआईटी एनआईटी में कहीं भी जाओगे तो देखोगे आप हर जगह क्या होता है, खोखा होता है। हर एक जगह आपको क्या मिलेगा, वहां पे खोखा मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया बेटा, खोखा। चुपके से जो कुछ भी हो रहा है इस खोखे के अंदर हो रहा है, इस खोखे के अंदर जो होगा वो किसी को दिखने वाला नहीं है। चलो हमने क्या करा बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन है मैं वो फिर से यहाँ से समझा रहा हूँ। कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, 2ν2 माइनस 2ν0 इज इक्वल टू ν1 माइनस ν0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सॉल्व करने पे, ν0 इज इक्वल टू 2ν2 माइनस ν1। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ν0। तो ν0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2ν2 माइनस ν1। ठीक है, चलो तो ये है बेटा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसे रीड करो, मैं करा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे इसे। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। देखिए ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, a 64 watt bulb emit monochromatic radiation of 310 नैनोमीटर। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको बताया था मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सेम वेवलेंथ। मतलब ये जो बल्ब है, इस बल्ब से जितने भी रेडिएशन निकलेंगे उन हर एक रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो 310 नैनोमीटर होगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक बल्ब बनाओ। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास है एक बल्ब, और बल्ब की जो पावर है, कितनी पावर है बल्ब की, 64 वॉट। वॉट बेटा, वॉट मतलब क्या होता है, 64 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 64 जूल एनर्जी ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, आज 64 वॉट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ 310 नैनोमीटर। तो इस बल्ब से क्या हो रहा है बेटे, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब, सपोज करो दिस इज रेडिएशन 1, दिस इज रेडिएशन 2, दिस इज रेडिएशन 3, दिस इज रेडिएशन 4। तो क्या मिले, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। अब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेडिएशन 1 की वेवलेंथ कितनी है, 310 नैनोमीटर। रेडिएशन 2 की वेवलेंथ कितनी है, 310 नैनोमीटर। रेडिएशन 3 की वेवलेंथ कितनी है, 310 नैनोमीटर। और रेडिएशन 4 की वेवलेंथ कितनी है, 310 नैनोमीटर। इसका मतलब जब कोई लाइट सोर्स से सेम वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है तो हम उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब ये कह रहा है द इमिटेड फोटोन फ्रॉम द बल्ब स्ट्राइक ए मेटल सरफेस ऑफ ए वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास एक मेटल सरफेस है। ये मैंने क्या बना दिया बेटा,
थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। ये मैंने बना दिया अपना एक मेटल सरफेस। ये हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस। और इस मेटल सरफेस के लिए हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू मतलब फाई की वैल्यू गिवन है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है इस बल्ब से जो रेडिएशन आ रहे हैं उस रेडिएशन क्या हो रहा है, मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन के अंदर क्या होगा, फोटोन होगा। उस फोटोन की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली ये पूछा है देन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। तो बेटा होगा क्या, फिर से कहानी सुनो, कहानी सुनोगे तो मजा आएगा। एक बल्ब है 64 वॉट का, उससे निकल रहे हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल की सरफेस को, और मेटल की सरफेस पे जब वो रेडिएशन गिरेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट्स होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? पहली चीज ये बताओ कि मेटल से, जब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप सबसे पहले ये तो चेक करो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चेक करो। क्या चेक करो, चेक फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को चेक करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तभी हमारे फोटो करंट का इमिशन होगा। तो फिर चेक करो। तो बेटा ये चेक करता हूं मैं। तो अब मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकालता हूं, क्योंकि फाई की वैल्यू मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालता हूं ताकि यूनिट सेम होगी, तो कंपैरिजन मेरे लिए कैसा हो जाएगा, इजी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब वैल्यू पुट करो, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, 310 नैनोमीटर। ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 1240 डिवाइडेड बाय 310, तो ये आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा कंपैरिजन साफ साफ दिख रहा है हमें। क्या क्या दिख रहा है हमें, कि हमारा यहाँ देखो, नेट स्लाइड ले लेता हूं, जो एनर्जी ऑफ फोटोन आया वो आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और जो वर्क फंक्शन है वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 5, और जब भी एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 5 आएगा तो उस केस में क्या होगा बेटा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा बेटा तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी नहीं होगा। नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया बता दो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ये अब हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज लेक्चर में हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 टॉपिक अभी आपके बच गए। कौन कौन से टॉपिक बचे हैं वो मैं बताता हूं। एक तो बचा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इसको मैं 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। और एक टॉपिक आपके पास बचा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके ऊपर क्वेश्चन नीट और मेंस में आए हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये भी ऑलमोस्ट 10 मिनट में समझा दूंगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है बेटा, उस नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के 20 मिनट में हम अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर देंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और हम फिर शुरू कर देंगे अपना बोहर एटॉमिक मॉडल।
बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं मैंने आपको कितने एटॉमिक मॉडल पढ़ा दिए? एक पढ़ाया है, दो पढ़ाए हैं? दो पढ़ा दिए बेटा। कौन कौन से? एक मैंने आपको पढ़ाया है थॉमसन मॉडल, एक मैंने आपको पढ़ा दिया रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? बोहर मॉडल। तो बीच में जो 2-3 क्लासें आई हैं वो 2-3 क्लासेस में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए हैं। कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं जरा एक बार ध्यान से देख लो। एक मिनट रुको। पहले मैंने कवर किया मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर मैंने कवर किया प्लांक क्वांटम थ्योरी, और फिर मैंने कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 3 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। मैं लिख भी देता हूं, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा। रदरफोर्ड और बोहर मॉडल के बीच में 3 टॉपिक मैंने अपने कवर किए। कौन कौन से? एक तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा मैक्सवेल, फिर मैंने पढ़ाया है आपको प्लांक क्वांटम थ्योरी, और आज मैंने पढ़ाया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम 20 मिनट में ये कवर करेंगे और अपना बोहर मॉडल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, और पढ़ाई करो, लाइफ एंजॉय करो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो वीडियो को। चलो बेटा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।